अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर हम विचार विमर्श करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे क्यों ढकेल रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, उसका उत्तर देखो कि बड़े बड़े बिल्डर, ठीक है, बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को इसलिए ढकेल रहे थे कि वे उसकी ज़मीन हथिया सके, ठीक है। लेखक का घर किस शहर में था? तो लेखक का घर जो था ग्वालियर में था, ग्वालियर शहर में था। ठीक है, उसके बाद जीवन कैसे घरों में सिमटने लगा है। तो जीवन अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। जीवन अब छोटे छोटे घरों जैसे डिब्बों में सिमटने लगा है। उसके बाद है, कबूतर परेशानी में इधर उधर क्यों फड़फड़ा रहे थे। कबूतर परेशानी में इधर उधर इसलिए फड़फड़ा रहे थे क्योंकि लेखक की माँ के हाथों उनका जो था अंडा गिरकर टूट गया था, इसलिए कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। ठीक है, तो ये मौखिक ख़त्म हो गया। अब हम लिखित में देखते हैं। ये लिखित का पहला नंबर प्रश्न, अरब में लश्कर को नूह के नाम से क्यों याद करते हैं। तो अरब में, ठीक है, अरब में लश्कर को नूह के नाम से इसलिए याद करते हैं क्योंकि वे सारी उम्र रोते रहे। उनके सामने से क्या हुआ था, एक जख्मी घायल कुत्ता गुजरा तो उसे दुत्कारते हुए उन्होंने कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। कुत्ते ने जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी मर्जी से इंसान। हम सबको बनाने वाला तो एक है ना। अपनी गलती क्या है, अपनी गलती समझ उसका प्रायश्चित करते हुए वे उम्र भर रोते रहे। ठीक है, उसके बाद में है, लेखक की माँ किस समय पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। तो लेखक की माँ शाम को सूरज ढलते वक्त पेड़ों के पत्ते तोड़ने के लिए मना करती थी। उनका मानना था शाम को पत्ते तोड़ने से पेड़ रोएंगे, दिया बत्ती के वक्त फूलों को तोड़ने पर वे बद्दुआ देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न देखो कि प्रकृति में आए, है ना, प्रकृति में आए असंतुलन का क्या परिणाम हुआ। ठीक है, तो प्रकृति में आए असंतुलन का परिणाम यह हुआ, अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के असंतुलन के परिणाम है। प्रश्न नंबर 4, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा। प्रश्न नंबर 4 देखो, लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा क्यों रखा। तो लेखक की माँ ने पूरे दिन का रोज़ा इसलिए रखा क्योंकि घर में घोंसला लगाए कबूतर के दूसरे अंडे को बिल्ली से बचाने के प्रयास में लेखक की माँ के हाथों से क्या था, अंडा जो था वो गिरकर टूट गया था। इस गुनाह को खुदा से मुआफ़ करने के लिए उन्होंने पूरे दिन का रोज़ा रखा। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक किन बदलावों को महसूस किया। ठीक है, तो देखो, लेखक ने ग्वालियर से बम्बई तक की दूरी में
प्रकृति एवं पर्यावरण में कई बदलावों को महसूस किया। वर्सोवा में जहाँ लेखक का घर है, वहाँ पहले दूर एक जंगल हुआ करता था। वहाँ पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब वहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चरिंदों से उनका घर छीन लिया है ना। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं और जो नहीं जा सके उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल दिया है। प्रश्न नंबर 5 हो गया। अब प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। डेरा डालने से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो डेरा डालने का अर्थ होता है अस्थायी घर बनाना। डेरा डालने का अर्थ है स्थायी घर बनाना। इसे हम टेंट या पड़ाव डालने के रूप में भी जानते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जब क्या होता है, जब टेंट डालते हैं, है ना, कई जगह से कई लोग आते हैं, जैसे बंजारे टाइप के जो लोग होते हैं वो आते हैं और वो लोग क्या करते हैं, एक टेंट जैसा डाल देते हैं, तो उसको हम कहते हैं अस्थाई घर। ठीक है, तो हम टेंट या पड़ाव डालने के रूप में भी जानते हैं। जिनके घर नहीं होते या जो अपने घर को छोड़कर परिवार सहित कहीं खुले आसमान के नीचे कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रहने लगते हैं, है ना, और धूप और बारिश से बचने के लिए भी स्थायी घर बनाकर रहते हैं, उससे ही हम डेरा डालना समझते हैं या उसे ही हम डेरा डालना कहते हैं। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 7 में देखो। शेख अयाज के पिता अपने बाजू पर काला चोटा देख भोजन छोड़कर क्यों उठ खड़े हुए। ठीक है, तो शेख अयाज के पिता जब कुएं से नहाकर लौटे तो जब उनके सामने भोजन परोसा गया तो जैसे ही उन्होंने पहला कौर खाने के लिए उठाया तो उन्होंने क्या देखा कि उनकी बाजू पर एक काला चोटा जो है वह रेंग रहा है ना। उसी समय वो भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और उसी समय उस चोटों को छोड़ने के लिए क्या है, कुएं पर चल पड़े, है ना, ताकि उसने मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि इसको मैंने बेघर कर दिया है, अब मैं इसको इसके परिवार के पास लौटाने जा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में अब देखो ये हो गया आप लोगों का। अभी उसके बाद में 50 से 60 शब्दों में उत्तर देना है। 50 से 60 शब्दों में आप लोग इसमें उत्तर देना है। तो देखो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो बढ़ती हुई आबादी के कारण मनुष्य का घर, है ना, छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में सिमटने लगा है। इस बढ़ती हुई आबादियों ने समुद्र तक को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों और बस्तियों से भगाना और बारूद की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। इसी से अब गर्मी में ज़्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित नए रोग मानव और प्रकृति के इस असंतुलन का परिणाम है। ठीक है, तो बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इससे आप लोग ये लिखोगे। ठीक है, अब दूसरा देखो। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी। ठीक है, तो लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि लेखक का फ्लैट जो है
लेखक के फ्लैट के एक मचान में 2 कबूतरों ने घोंसला बना दिया था और उनके बच्चे अभी छोटे थे। उनको खिलाने पिलाने के लिए कबूतर दिन में कई बार आते जाते थे। उनके आने जाने से घर के लोगों को परेशानी होती थी। कभी वो कोई चीज़ गिराकर तोड़ देते, तो कभी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्ज़ा गालिब की किताबों को गंदा कर देते। इसी रोज रोज की परेशानी से तंग आकर लेखक की पत्नी को घोंसले के पास खिड़की पर जाली लगवानी पड़ी। ठीक है। अब उसके बाद में है, समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी, उन्होंने अपना गुस्सा कैसे निकाला। ध्यान से सुनो। कई सालों से बिल्डर समुद्र को पीछे ढकेलकर उनकी ज़मीन पर कब्जा करके बिल्डरों, है ना, जो बिल्डर जो थे वो लोग बिल्डिंग बना रहे थे। इस कारण समुद्र लगातार सिमटने लगा। जैसे आराम करता कोई मनुष्य जगह कम होने पर पहले अपनी टांगे समेट लेता है, जिस प्रकार से मतलब बताया गया है, फिर सिमटकर बैठ जाता है और फिर कम होने पर उकड़ू बैठ जाता है, फिर अतः खड़ा हो जाता है। ठीक समुद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है। जब उसे जगह कम पड़ने लगी तो सारी बाधाएं तोड़कर वह समुद्र उफनता हुआ शहर में दाखिल हो गया। किनारे खड़े 3 जहाज़ों को उसने 3 दिशाओं में उछाल दिया, मानो कोई बच्चा गेंद उछाल रहा हो। एक जहाज वाली, है ना, एक जहाज वर्ली के समुद्र के किनारे, दूसरा ब्रांदा में कार्टर रोड के सामने और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर गिरा था। ठीक है। अब चौथा नंबर देखो, मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर है कि इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। ठीक है। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, इन पंक्तियों में लेखक ने नूह के पैगंबर का अपने शरीर के प्रति अहंकार बोध टूट जाने का वर्णन किया है। ध्यान से सुनो कि इस पंक्तियों में लेखक ने नूह के पैगंबर का अपने शरीर के प्रति, ठीक है, अहंकार टूट जाने का वर्णन किया है। अपनी सारी पहचान खोकर जब इस शरीर को इसी मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है, जब इस शरीर को इसी मिट्टी में मिल जाना है तो इस शरीर के घमंड का क्या अर्थ। इस मिट्टी में तब तो यह पहचान करना भी असंभव होगा कि किसका कितना अंश किस जगह की मिट्टी में है। ठीक है। तो इस शरीर के घमंड का क्या अर्थ, इस मिट्टी में तब तो यह पहचान करना भी असंभव होगा कि किसका कितना अंश किस जगह की मिट्टी में है। इसका भावार्थ यह है, मतलब यह है, मनुष्य का अपने शरीर के प्रति अहंकार करना व्यर्थ है। ठीक है। और दूसरों के शरीर के प्रति घृणा एक तरह की मूर्खता है। ठीक है। दूसरों के शरीर के प्रति घृणा एक तरह की मूर्खता है। तो ये सारे प्रश्न उत्तर जो हैं सबको अपने कॉपी में करने हैं। ठीक है। कुछ कुछ बच्चों ने कर भी लिए हैं और कुछ कुछ को करना भी है। तो इसको पूरा कंप्लीट करना है आप लोगों को।